जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 12 जुलाई 2021, दिन हो चुका है सोमवार। तो जानेंगे आज की नो नेगेटिव कुछ चुनिंदा जेन्युइन खबरें। कब मनाया जाएगा ईद उल अजहा का त्यौहार? अहमदाबाद की रथ यात्रा में आज मंगला आरती होगी अमित शाह के हाथों। कहां कर सकते हैं साइबर फ्रॉड की शिकायत? शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी बड़ा अपडेट है। साथ ही जानेंगे अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पहली खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां गए हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद में होने जा रही है जगन्नाथ भगवान की 144वीं रथ यात्रा और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होनी है मंगला आरती। अहमदाबाद शहर में कोरोना के बीच आज भगवान जगन्नाथ की 144वीं रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार ने रथ यात्रा के रूट पर कर्फ्यू भी लगाया है। कर्फ्यू के तहत ही रथ यात्रा को मंजूरी मिली है। पिछले साल कोरोना के कारण भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कैंसिल हो गई थी, लेकिन इस बार कोरोना के केसेस में कमी देखते हुए राज्य सरकार ने इस रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है। ये 22 किलोमीटर की रथ यात्रा सिर्फ 5 घंटों में पूरी होनी है। बहुत ही सख्त बंदोबस्त के साथ इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। इसी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद गए हैं, जिनके हाथों मंगला आरती होगी। बढ़ते अगली खबर पर। तो अगली खबर भी आ रही है अहमदाबाद से और रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर अहमदाबाद में 3 घंटे में 3 इंच की बारिश हुई है। अहमदाबाद में थोड़े समय के विराम के बाद बारिश का फिर से पुनरागमन हुआ है। रथ यात्रा की पूर्व संध्या पर अहमदाबाद में बहुत अच्छी बारिश हुई है। 3 घंटे में 3 इंच बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अहमदाबाद के जमालपुर, चांदखेड़ा, एसजी हाईवे, मोटेरा, सरसपुर, चांदलोड़िया, गोता, बोपल, वेजलपुर, मकरबा सहित के विस्तारों में अच्छी बारिश हुई है। तो देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है देश में 21 जुलाई को मनाई जाएगी बकरी ईद। दिल्ली समेत देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। दिल्ली के आसमान में बादलों के छाए रहने की वजह से चांद के दीदार नहीं हो सके, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय समेत कई राज्यों में चांद दिखा है। इस बार बकरीद का त्यौहार केरल में भी 21 जुलाई को ही मनाया जाएगा। देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को देगा प्रशिक्षण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने रविवार को कहा है कि देश भर में अपने कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा ताकि कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर आने पर वे प्रशासन के साथ मिलकर लोगों की सहायता कर सके। आरएसएस ने अपने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरोना की संभावित तीसरी लहर का सामना करने हेतु देशव्यापी कार्यकर्ता प्रशिक्षण का आयोजन करेगा तथा यह प्रशिक्षित कार्यकर्ता लगभग 2.5 लाख स्थानों पर पहुंचेंगे। वर्तमान देश में 39,454 शाखाएं लग रही है, जिसमें 12,288 ई शाखाएं हैं आरएसएस की। देखते अगली खबर। तो अगली खबर आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बाजार खोलने को लेकर सरकार का नया फैसला आया है। देखते हैं क्या है गाइडलाइंस। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को कोरोना कर्फ्यू संबंधी नया दिशा निर्देश जारी करते हुए कर्फ्यू में और 2 घंटे की ढील दी है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में सोमवार यानी 12 जुलाई से शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी छोड़कर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बाजार, दुकानों और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति रहेगी। अभी तक सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ही बाजार खुले रह सकते थे। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर पर। तो अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी ने पद्म पुरस्कारों के लिए कहा कि अपनी पसंदीदा के प्रेरक लोगों को नामित करें। हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है नई दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से अपील की है कि वे अपनी पसंद के ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करें जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। मोदी ने एक ट्वीट किया कि भारत में जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले कई लोग हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग अक्सर नहीं जानते। उन्होंने पुरस्कार के लिए वेबसाइट का लिंक साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। अक्सर हमें उनके बारे में ज़्यादा देखने सुनने को नहीं मिलता है। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं तो आप उन्हें पद्म पुरस्कार के लिए नामित कर सकते हैं। नामांकन 15 सितंबर तक खुले हैं। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का हुआ है ऐलान। सीएम योगी बोले जनसंख्या विकास में बाधा।
प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 का प्रारूप तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की वेबसाइट के अनुसार राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण पर काम कर रहा है और एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। इस विधेयक के प्रारूप के अनुसार इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने पर रोक होगी और इसमें सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कानून बनाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनसंख्या के नियंत्रण के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर आ रही है सियासत के गलियारों से। अब संगठन में बदलाव की तैयारी, रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में व्यापक फेरबदल के बाद अब भाजपा संगठन में भी बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी क्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने संगठन की गतिविधियों और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को समीक्षा की। बाद में सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। तो चलिए बढ़ते अगली इंटरनेशनल खबर पर। अफगानिस्तान के खराब हालात होने के कारण भारत ने उठाया कदम, कांधार से निकाले 50 राजनयिक। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदरूनी इलाकों में तालिबान आतंकियों के लगातार बढ़ते प्रभाव और बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत ने कांधार स्थित अपने वाणिज्य दूतावास के 50 राजनयिकों और अधिकारियों को सुरक्षित निकाल लिया है। इन्हें सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान शनिवार को भेजा गया था। वापस लाए गए लोगों में वाणिज्य दूतावास के सुरक्षा में तैनात भारतीय तिब्बत सेना पुलिस के जवान भी शामिल है। हालांकि तालिबान की मजबूती अफगानिस्तान पर ज्यादा बढ़ रही है। तालिबान की मजबूत होती पकड़ के बावजूद भारत ने कांधार का वाणिज्य दूतावास अभी बंद नहीं किया है और स्थानीय अफगानी स्टाफ के सहारे इसका संचालन जारी रखने का ऐलान दिया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है रोम से। पोप ने अस्पताल के बाहर इकट्ठे हुए लोगों का किया अभिवादन। सभी संडे एंजेल्स के लिए जमा हुए थे। या दोस्तों, ये खबर रोम से आ रही है। पोप फ्रांसिस ने ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने रविवार को अस्पताल के बाहर प्रार्थना के लिए जमा हुए लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने 10वीं मंजिल पर स्थित अपने कमरे की बालकनी पर खड़े होकर लोगों को अपनी तेज रिकवरी के बारे में भी बताया। बीते दिनों उन्हें पेट की सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देखते अगली खबर। अगली खबर में है, जाने क्यों बार बार गलत हो रहा है मौसम विभाग का पूर्वानुमान। जाने क्या कहते हैं इसके बारे में वैज्ञानिक। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत के कुछ इलाकों के लिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान में गड़बड़ के पीछे पूर्वानुमान मंडलों के गलत संकेत और पूर्व पश्चिमी हवाओं के बीच पारस्परिक प्रभाव के आकलन में कठिनाई जैसे कारण हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के लगभग सभी हिस्सों में पहुंच गया है, लेकिन यह अभी तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों से दूर है, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और पश्चिम राजस्थान भी शामिल है। देखते अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वेरिएंट का कहर जारी, तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या। विश्व के अनेक देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 32,367 नए मरीज मिले हैं। यहाँ डेल्टा वेरिएंट ने कहर ढाया हुआ है। समाचार एजेंसी राइटर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया भी डेल्टा वेरिएंट से लड़ाई लड़ रहा है। इस वेरिएंट के कारण मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देखते हैं अगली बड़ी खबर। तो अगली बड़ी खबर काफी टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाक संगठनों ने भारत के अहम प्रतिष्ठानों में साइबर अपराध की फिशिंग। जाने किस तरह चला पता। जहां दोस्तों, एक संदिग्ध पाकिस्तानी संगठन ने भारत के संवेदनशील आधारभूत ढांचों जैसे कि ऊर्जा, दूरसंचार और वित्त संबंधित प्रतिष्ठानों पर साइबर अपराध की फिशिंग की है। साइबर सुरक्षा कंपनी पेंटा पोस्टागामा की रिपोर्ट के अनुसार क्विक हील टेक्नोलॉजीज ने कहा कि एक संदिग्ध पाकिस्तानी संगठन ने भारत के अहम प्रतिष्ठानों पर फिशिंग हमले किए हैं। यह बिजली और दूर संचार के बड़े प्रतिष्ठान हैं। सुरक्षा सलाहकार अहम कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों में शुरुआती घुसपैठ स्पीयर फिशिंग ईमेल से हुई है। यह ईमेल शुरुआती घुसपैठ के क्रम में वायरस, ट्रोजन और मालवेयर से हुआ है।
ईमेल से अक्सर जाहिर होता है कि इन्हें सरकारी एजेंसियों से भेजा जा रहा है। इसमें फर्जी दस्तावेजों जैसे आईटी रिटर्न को संबंधित किया जाता है। इसमें यूज़र डॉक्यूमेंट को खोलता है तो एलन के पेलोड अपने आप लॉन्च हो जाते हैं, यूज़र को पता भी नहीं चलता। एलन के बड़े पैमाने पर विंडो लिंक फॉर्मेट में किसी प्रोग्राम के शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल होता है। देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है काला सागर में रूस के इस कदम से अमेरिका के साथ बढ़ सकता है तनाव। फिनलैंड की खाड़ी में रूसी सेना का जमावड़ा। ब्लैक सी में एक बार फिर रूस और अमेरिका आमने सामने हो सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन से जारी तनाव के मध्य रूसी नौसेना 25 जुलाई को काला सागर में सैन्य परेड करने जा रही है। इस सैन्य परेड में रूसी नौसेना के जंगी जहाज, परमाणु पनडुब्बियां, फ्रिगेट्स, मिसाइल बोट और लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस कदम से एक बार फिर काला सागर में तनाव उत्पन्न हो सकता है। देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है चीन में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी के बाद आपातकाल लागू। बीजिंग में सभी पर्यटन स्थल बंद। चीन में इस साल की सबसे भारी बारिश की चेतावनी के बाद राजधानी बीजिंग में सभी पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन में रविवार से ही जबरदस्त बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। अगले 2 दिनों तक 60 से 100 मिलीमीटर वर्षा होने की भी संभावना है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है केरल से। केरल में सामने आए जीका वायरस के मामले, 22 महीने का बच्चा भी संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि 22 महीने का एक बच्चा संक्रमित मिला है। इसके अलावा 46 वर्ष के एक व्यक्ति और 29 वर्षीय स्वास्थ्यकर्मी के भी जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अब तक राज्य में 18 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर आई है सियासत के गलियारों से। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सियासत से ये खबर आई है कि कमजोर पड़ते चिराग से शाम रजक मिले। दिया गठबंधन में आने का न्योता, शाहबुद्दीन के परिवार से सिद्दीकी भी मिले। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल इस बार मची हुई है और सभी चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ गठबंधन हो जाए। अभी चिराग पासवान की पार्टी टूट चुकी है तो उनको मनाने के लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान से मिलने गए हैं। शाम रजक लालू प्रसाद यादव की पार्टी से है और वो चाहते हैं कि चिराग पासवान उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले ताकि होने वाले आगामी चुनाव में उनकी दलित वोट बैंक हासिल हो सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है पंजाब से। बड़ी भावुक और सम्मान भरी खबर है। सम्मान के साथ किया स्नीफर डॉग को सुपुर्दे खाक। 8.5 साल तक तरन तारन और आसपास के जिलों में कई केस सुलझाने में मदद की विक्टर ने शनिवार देर रात हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, पंजाब से खबर आ रही है। ये खबर डॉग्स लवर के लिए काफ़ी ही संवेदनशील है। तरनतारन पुलिस में तैनात विक्टर को रविवार सम्मान के साथ पुलिस लाइन में दफन कर दिया गया। विक्टर वह लेब्राडोर स्नीफर डॉग था जिसने 8.5 साल पंजाब पुलिस में रहकर सेवा निभाई। उसके संस्कार के समय उसके ट्रेनर और अन्य पुलिस बल भावुक हो गए थे। दरअसल वीआईपी ड्यूटीज मेले लोकल चेकिंग के दौरान विक्टर ने अहम भूमिकाएं निभाई थी। इतना ही नहीं, कई केसों को सुलझाने में भी विक्टर ने हमेशा योगदान दिया। तरनतारन के साथ साथ कई अन्य जिलों में भी विक्टर को इमरजेंसी के समय ले जाया जाता था। रविवार को पूरे सम्मान के साथ इस स्नीफर डॉग विक्टर को अलविदा कहा गया। तो चलिए देखते हैं ये काम की खबर। ये काम की खबर है आपके लिए। आपके खाते से किसी ने यदि पैसे उड़ा लिए हैं तो तुरंत इस नंबर पर करें फ़ोन, मिनटों में होती है कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ रहा है, साइबर फ्रॉड की घटनाओं में भी तेज़ी आ रही है। जालसाजी करने वाले लोगों में अपना एक संगठन गिरोह बना लिया है इन लोगों ने। इस गिरोह का काम है कि बेगुनाह लोगों को झांसे में लेकर ठगना। इस ठगी में बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाना सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। जुर्म की दुनिया में दिनों दिन बढ़ोतरी होने से घटनाओं को सरकार ने गंभीरता से लिया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यदि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो साइबर फ्रॉड के शिकार लोग इस फ़ोन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। बैंक या किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड अपराध होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर 155260 155260 पर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन कर किसी भी घटना की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। देखते अगली खबर। अगली खबर आई है सियासत के गलियारों से और ये जुड़ी है बॉलीवुड से भी। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी में शामिल हो सकते हैं
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जल्द ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सिन्हा के नजदीकी सूत्रों ने रविवार को ये जानकारी दी है। सिन्हा ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्थन में एक हिंदी में ट्वीट किया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वह भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी कर सकते हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनका झुकाव तृणमूल कांग्रेस की ओर अधिक है, जिसने हाल ही में बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाई है। ममता बनर्जी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है। शायद यही कारण हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ज्वाइन करने में ज्यादा रुचि हो। तो अब जानते हैं दोस्तों सोने चांदी का क्लोजिंग रेट। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक सोना का फरवरी वायदा के भाव में 2000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जो कि फरवरी का वायदा 10 ग्राम का भाव 48,818 हो गया है। जब वहीं चांदी का भाव 63,850 रुपये पर पहुंच गया है। मौजूदा समय में दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 614 रुपये गिरकर 49,763 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। तो अब जानते हैं पूरे भारत का अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। कैसा रहेगा मौसम का हाल? तो अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व भारत और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आंतरिक उड़ीसा और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में छुटपुट एवं हल्की बारिश की संभावना है। तो इसी के साथ आज की नो नेगेटिव कुछ चुनिंदा जेन्युइन खबरें यहीं समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की जेन्युइन पॉजिटिव नो नेगेटिव खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।